आगे देखते हैं कि आईसीजेडएन और आईसीबीएन क्या होते हैं और इसमें देखेंगे कि जीवों के वर्गीकरण के लिए और जीवों के नामकरण के लिए इसमें कौन-कौन से नियम दिए गए हैं। तो आईसीजेडएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जिस तरीके से इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आईसीजेडएन का फुल फॉर्म होता है, उसी तरीके से आईसीबीएन में इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, यानी जूलॉजिकल की जगह बॉटेनिकल हो जाएगा। सिर्फ इतना सा अंतर है, बाकी उसमें नियम भी वही है और ये एक प्रकार का आयोग होता है, कमीशन होता है एक। वैज्ञानिकों के द्वारा एक आयोग यानी कि एक कमीशन का गठन किया गया, जिसमें ये रखा गया कि जीवों को किस तरीके से क्लासिफिकेशन में रखा जाएगा और जीवों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाएगा, उनका नामकरण किस तरीके से किया जाएगा। और इस आयोग में जितने भी नियम रखे गए, जितने भी नियम बनाए गए, जितने भी कानून बनाए गए, उन सभी नियमों और कानूनों का पालन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर मीन्स ये कि आईसीजेडएन और आईसीबीएन के द्वारा उन सभी नियमों का पालन किया जाता है और उन्हीं नियमों और उन्हीं कानूनों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है और उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि वैज्ञानिकों के द्वारा जिस आयोग का ये गठन किया गया, यानी कि जिस कमीशन का गठन किया गया, वो कमीशन में क्या-क्या है और कौन-कौन से उसमें नियम हैं। तो आईसीजेडएन और आईसीबीएन के आधार पर बताया जाता है कि जीवों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाएगा और उनका नामकरण किस तरीके से किया जाएगा। यदि जीवों को किताबों में छापा जाएगा, किसी भी बुक में जीवों का नाम छापा जाएगा, तो किस तरीके से उसमें छापा जाएगा और जब हम लिखते हैं तो किस तरीके से हम लिखेंगे, किस तरीके से उन्हें रखा जाएगा, क्लासिफिकेशन में किस तरीके से रखा जाएगा, उनका नामकरण किस तरीके से किया जाएगा। तो जो आईसीजेडएन होता है, आईसीजेडएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और आईसीबीएन को कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यानी कि सिर्फ इतना सा अंतर है कि जूलॉजिकल और बॉटेनिकल हो जाता है। आईसीजेडएन में जूलॉजिकल हो जाता है और आईसीबीएन में बॉटेनिकल हो जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, यानी कि नामकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय संहिता होती है, एक कमीशन होता है जिसके आधार पर हम जीवों का नामकरण करते हैं और उन्हें वर्गीकरण में रखते हैं, एक निश्चित स्थान देते हैं। तो हम देखते हैं कि लगातार जीवों की खोजें होती रहती हैं, बहुत सारे जीवों की खोजें पहले भी हो चुकी हैं और आगे भी लगातार जीवों की खोजें होती रहती हैं। यदि किसी जीव को खोजा जाता है, तो सबसे पहले उसके लक्षणों का निर्धारण किया जाता है कि वो क्लासिफिकेशन में किस तरीके से फिट हो रहा है, कि क्लासिफिकेशन में वो किस तरीके से मैच हो रहा है और उसकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर, यानी कि उसके लक्षणों के आधार पर, उसके कैरेक्टर के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और फिर उसके बाद उसका नामकरण किया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने जीवों के नामकरण के लिए और जीवों के वर्गीकरण के लिए एक आयोग का गठन किया, यानी कि एक कमीशन का गठन किया। इस कमीशन का गठन वैज्ञानिकों के द्वारा 1898 में किया गया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इसका 1898 में हुआ और इस कमीशन को 1901 में यानी कि 1901 में स्वीकार कर लिया गया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया कि इस आयोग के अंतर्गत जीवों का नामकरण किया जाएगा और जीवों का वर्गीकरण किया जाएगा। तो 1898 में इस आयोग का गठन हुआ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ और 1901 में इसे एक्सेप्ट कर लिया गया, इसे स्वीकार कर लिया गया और इसका पब्लिकेशन 1904 में हुआ, यानी कि 1904 में इस आयोग का प्रकाशन हुआ और इस आयोग का जो आधुनिक संस्करण है, यानी कि मॉडर्न वर्जन है, उसका प्रकाशन 1964 में हुआ, यानी कि 1964 में हुआ। इस आयोग का गठन 1898 में हुआ, उसके बाद इसे 1901 में स्वीकार कर लिया गया और 1904 में इस आयोग का प्रकाशन हुआ, यानी कि इसका पब्लिकेशन हुआ। उसके बाद इस आयोग का मॉडर्न वर्जन तैयार किया गया, यानी कि आधुनिक संस्करण तैयार किया गया, उसमें कुछ नियमों को जोड़ा गया, जिसके बाद उस आयोग के आधुनिक संस्करण को 1964 में यानी कि इस 1964 में प्रकाशित कराया गया, उसका पब्लिकेशन कराया गया। जब भी कोई आयोग यानी कि जब भी कोई कमीशन पारित होता है, यानी कि उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो एक प्रकार का कानून बन जाता है। तो इसे देखते हैं कि इस कानून में एक प्रस्तावना है, यानी कि एक प्रियम्बल है और 86 धाराएँ हैं, मीन्स ये कि 86 सेक्शन है इसमें और 5 अपेंडिक्स हैं, यानी कि 5 परिशेषिकाएँ हैं और 1 वोकैब्युलरी है। तो इस आयोग में यानी कि इस कानून में एक प्रस्तावना है, यानी कि एक भूमिका है
एक प्रियम्बल है और 86 धाराएँ हैं यानी कि 86 सेक्शन हैं। इन सेक्शन को लीगल सेक्शन भी कह सकते हैं और 5 परिशेषिकाएँ हैं यानी कि 5 अपेंडिक्स हैं और एक वोकैब्युलरी है यानी कि एक शब्दावली है। तो इस तरीके से पूरा ये कानून बनता है। एक भूमिका है इसमें, एक प्रस्तावना है, 86 सेक्शन है यानी कि 86 धाराएँ हैं, 5 अपेंडिक्सेस हैं यानी कि 5 परिशेषिकाएँ हैं और एक शब्दावली है इसमें। इन्हीं में जीवों के नामकरण के कुछ नियम रखे गए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं, जिनके आधार पर जीवों का नामकरण होता है और उनका वर्गीकरण होता है। तो आगे देखते हैं कि कौन-कौन से कानून हैं और कौन-कौन से नियम इसमें रखे गए हैं। और इस कमीशन में यानी कि इस कानून में जितने भी नियम बनाए गए हैं, जितने भी नियम रखे गए हैं, उन सभी का पालन आईसीजेरेन और आईसीबीएन के अनुसार होता है। उन सभी का पालन ये आईसीजेरेन और आईसीबीएन करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, उनका नामकरण किया जाता है। यानी कि आईसीजेडएन और आईसीबीएन एक प्रकार के कमीशन हैं, जिसमें कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनके आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाता है और उनका नामकरण किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से नियमों को रखा गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण के जो नियम हैं, वो कौन-कौन से हैं, आगे हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू आईसीजेडएन यानी कि आईसीजेडएन के अनुसार कौन-कौन से इसमें नियम रखे गए हैं, वो आगे देखते हैं। तो जब भी किसी जीव की खोज होती है, किसी भी जीव की डिस्कवरी होती है, तो जब वो जीव खोजा जा चुका होता है, तो उसका नामकरण करने की बारी आती है। और उस जीव का वर्गीकरण करने की बारी आती है। जब भी उसका वर्गीकरण किया जाता है, उसके बाद उसका नामकरण किया जाता है, यानी कि एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, तो वो वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में ही होना चाहिए। यानी कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में ही होता है। किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम हमेशा लैटिन लैंग्वेज में ही होता है। साइंटिफिक नेम ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा ये लैटिन लैंग्वेज में ही होना चाहिए। यानी कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन लैंग्वेज में ही होना चाहिए। और यदि जीव का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया गया है, यानी कि उसका जाति का नाम है, उसके स्पीशीज का नाम है, तो जब भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमेशा 2 पद का ही होना चाहिए। यानी कि 2 शब्द का ही होना चाहिए और वो कौन-कौन से होना चाहिए? पहला एक जेनेरिक नेम होना चाहिए और दूसरा स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, यानी कि जीनस का नाम होना चाहिए और स्पीशीज का नाम होना चाहिए। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो फर्स्ट नेम है, वो जेनेरिक होना चाहिए, यानी कि जीनस का नाम होना चाहिए। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सेकंड नाम है, उसे स्पेसिफिक नाम कहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। स्पेसिफिक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, यानी कि स्पीशीज का नाम होना चाहिए। इसी तरीके से यदि हम जीव का ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि किसी भी जीव के नाम में 3 नाम होते हैं, तो फर्स्ट
नाम जीनस का होना चाहिए, सेकंड नाम स्पीशीज का होना चाहिए और तीसरा नाम यानी कि सब स्पीशीज का होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जेनेरिक नेम होना चाहिए यानी कि जीनस का नाम होना चाहिए और सेकंड नेम स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि स्पीशीज का नाम होना चाहिए। और जो थर्ड नेम है वो सब स्पेसिफिक नेम होना चाहिए यानी कि सब स्पीशीज का नाम होना चाहिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट नाम जेनेरिक होता है यानी कि जीनस का नाम होता है और सेकंड नाम स्पेसिफिक नेम होता है यानी कि स्पीशीज का नाम होता है यानी कि जाति का नाम होता है। जीनस मीन्स वंश और स्पीशीज मीन्स जाति होता है। उसी तरीके से ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में यानी कि त्रिनाम नामकरण में उसमें फर्स्ट नाम जेनेरिक नेम होता है यानी कि जीनस का नाम यानी कि वंश का नाम और जो सेकंड नाम होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है यानी कि जाति का नाम यानी स्पीशीज का नाम और जो थर्ड नेम होता है वो सब स्पेसिफिक होता है यानी कि सब स्पीशीज का नाम होता है यानी कि उपजाति का नाम होता है। जैसे हम ह्यूमन के नाम में देखते हैं, ह्यूमन के साइंटिफिक नेम में देखते हैं कि जब हम दो नाम उसमें देखते हैं यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं उसका, तो होमो सेपियंस होता है, होमो जीनस का नाम है और सेपियंस स्पीशीज का नाम है और जब उसका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं तो होमो सेपियंस सेपियंस हो जाता है। यानी कि मॉडर्न ह्यूमन के नामकरण में मॉडर्न ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है उसमें तीन नाम है, होमो सेपियंस और सेपियंस यानी होमो सेपियंस सेपियंस। और जब भी किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो इन सभी का एक एक शब्द का ही होना चाहिए यानी कि जीनस का शब्द एक होना चाहिए, एक शब्द का होना चाहिए और स्पीशीज का नाम एक शब्द का होना चाहिए। उसी तरीके से सब स्पीशीज का नाम भी एक शब्द का होना चाहिए यानी एक वर्ड का होना चाहिए। तो ये दूसरा नियम था। अगला नियम देखते हैं। तो जो जीनस का नाम होता है यानी कि जो जीनस का नाम होगा वो हमेशा एक वर्ड का होगा और उसका जो फर्स्ट लेटर है यानी कि जीनस का फर्स्ट लेटर जब भी लिखते हैं या फिर किसी बुक में छापा जाता है तो हमेशा कैपिटल छापा जाता है, हमेशा कैपिटल होता है। कैपिटल होता है यानी कि जब भी उसे लिखते हैं तो हमेशा बड़ा अक्षर लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। और जो स्पीशीज का लेटर है स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। इसी तरीके से सब स्पीशीज का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल होता है यानी कि सब स्पीशीज जो फर्स्ट लेटर लिखा जाएगा वो स्मॉल लिखा जाएगा। और हमेशा जब भी लिखते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, किसी भी जीव के साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो सबसे पहले जीनस का नाम होता है यानी कि सबसे पहले जीनस लिखा जाता है, सबसे पहले जीनस लिखा जाएगा, उसके बाद स्पीशीज लिखी जाएगी और सबसे बाद में सब स्पीशीज लिखी जाएगी। इस तरीके से और हमेशा सबको अंडरलाइन कर दिया जाता है।
जब भी किसी जीव का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो सबसे पहले जीनस लिखते हैं, उसके बाद स्पीशीज लिखते हैं और उसके बाद सब स्पीशीज लिखते हैं। और जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है और सब स्पीशीज का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल होता है। और जब भी किसी भी जीव के वैज्ञानिक नाम को किसी किताबों में छापा जाता है, किसी भी किताब में छापा जाता है, तो हमेशा वो इटैलिक में होना चाहिए, यानी कि तिरछे अक्षर में होना चाहिए। यानी कि जब भी किसी बुक में साइंटिफिक नेम प्रिंट होता है, तो कोई भी साइंटिफिक नेम हो, जब भी वो प्रिंट होगा, तो हमेशा इटैलिक होगा। तिरछे अक्षर होंगे उसके, यानी कि इटैलिक लेटर में हमेशा लिखा जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी हमारी बुक में कोई वैज्ञानिक नाम लिखा होता है, यानी कि कोई भी साइंटिफिक नेम होता है, वो हमेशा इटैलिक होता है, हमेशा वो तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। अब जब भी हम किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को अपने हाथों से लिखते हैं, यदि हम कुछ भी लिख रहे होते हैं, तो जब हम लिखते हैं तो बहुत सारे अक्षर जो होते हैं वो तिरछे बन जाते हैं। तो ऐसा समझ पाना मुश्किल होता है कि कौन-सा वो वैज्ञानिक नाम है और कौन-सी वो अदर राइटिंग है। यानी कि हाथों से लिखे गए लेटर को समझ पाना मुश्किल होता है। यानी कि हाथों से जब भी हम लिखते हैं तो बहुत सारे अक्षर इटैलिक हो जाते हैं, यानी कि तिरछे हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जब हम हाथों से लिख रहे हों किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम, तो हमेशा उसे अंडरलाइन कर दिया जाता है। और यह अंडरलाइन एक लाइन में पूरा कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसे हम पूरा एक लाइन में ऐसे अंडरलाइन कर दें। जब भी किसी जीव के साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन किया जाए, तो हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि जीनस के नाम को अलग से अंडरलाइन करना है, स्पीशीज के नेम को अलग अंडरलाइन करना है और सब स्पीशीज के नेम को अलग अंडरलाइन करना है। यानी कि तीनों को अलग-अलग अंडरलाइन किया जाता है। कभी भी एक लाइन में सभी को अंडरलाइन नहीं करना चाहिए। तो अगला नियम इसमें देखते हैं। जब भी किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिख रहे होते हैं, यानी कि किसी भी जीव का नामकरण कर रहे होते हैं, तो यदि प्लांट और एनिमल के जीनस का नाम है, तो वो कभी-कभी सेम भी हो जाता है, यानी कि सेम हो सकता है। पर ये ध्यान देना चाहिए कि दोनों के जो जीनस का नाम है, वो सेम नहीं होना चाहिए। यानी एनिमल और प्लांट के जीनस का नाम अलग-अलग हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। पर यदि कुछ कंडीशन में सेम हो जाए तो ठीक है, चल सकता है, पर ये ज़्यादातर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा कम से कम ही रखना चाहिए। यानी कि जो प्लांट और एनिमल का जेनेरिक नेम है, यानी कि जेनेरिक नेम ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स समटाइम्स कुड बी सेम। यानी कि जो एनिमल्स और प्लांट का जेनेरिक नेम है, यानी कि जो जीनस का नाम है, वो कभी-कभी सेम हो सकता है, पर ये ज़्यादातर नहीं होना चाहिए, हमेशा कम से कम ही होना चाहिए, यानी कि मिनिमम कंडीशन में ही होना चाहिए। और इस आयोग का जो अगला नियम है, वो ये कहता है कि 1758 से पहले के जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं, जितने भी साइंटिफिक नेम हैं, वो मान्य नहीं होंगे। जीवों के वही साइंटिफिक नेम मान्य होंगे, यानी कि जीवों के वही वैज्ञानिक नाम मान्य होंगे, जो 1758 से यानी कि 1758 के बाद में प्रकाशित हुए हैं। यानी कि इस आयोग के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन यानी कि इस आयोग के अनुसार
इस कमीशन के अनुसार कोई भी वैज्ञानिक नाम होगा, यानी कि किसी भी जीव का कोई भी वैज्ञानिक नाम होगा, वो तभी वैलिड माना जाएगा, यानी कि साइंटिफिक नेम, यानी कि किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम तभी वो वैलिड माना जाएगा जब वो 1758 के बाद में प्रकाशित हुआ होगा, यानी कि 1758 के बाद में प्रकाशित हुआ होगा। जितने भी वैज्ञानिक नाम इसके पहले प्रकाशित हुए हैं, यानी कि 1758 के पहले प्रकाशित हुए हैं, वो सभी वैलिड नहीं होंगे, यानी कि अमान होंगे। 1758 के पहले प्रकाशित हुए जितने भी नाम हैं, उन सभी को मान्यता प्राप्त नहीं है, उन सभी को इस कमीशन के अकॉर्डिंग मान्यता प्राप्त नहीं है। जीवों का वही वैज्ञानिक नाम मान होगा जो 1758 के बाद में प्रकाशित हुआ होगा, यानी कि 1758 के बाद में उसका नामकरण किया गया होगा। तो इस आयोग का अगला नियम देखते हैं। इसका अगला नियम जो कहता है, तो इस आयोग का अगला नियम कहता है कि यदि कोई वैज्ञानिक नाम प्रकाशित हो रहा है, मीन्स ये कि यदि किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम का पब्लिकेशन होना है, यदि किसी भी जीव के साइंटिफिक नेम का पब्लिकेशन होना है तो वो वैज्ञानिक के द्वारा हैंड रिटन होना चाहिए। यह वैज्ञानिक के द्वारा हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मीन्स ये कि यदि किसी जीव को खोजा जा चुका है, अब यदि किसी जीव को खोजेगा तो कोई साइंटिस्ट ही खोजेगा, तो उसका पूरा दस्तावेज तैयार होना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट तैयार होगा वो हस्तलिखित होना चाहिए, हाथों के द्वारा लिखा जाना चाहिए और वो हस्तलिखित डॉक्यूमेंट ही इसमें प्रकाशित होता है और उस डॉक्यूमेंट को वैज्ञानिक लाइब्रेरी में, यानी कि साइंटिफिक लाइब्रेरी में रिकॉर्ड के रूप में हमेशा रखा जाता है, यानी कि साइंटिफिक लाइब्रेरी में, साइंटिफिक लाइब्रेरी में उसे रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, यानी कि उसे सबूत के रूप में रखते हैं। और किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम एक बार प्रकाशन के बाद वो रद्द नहीं हो सकता, यानी कि कैंसिल नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है, यानी कि साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम एक बार प्रकाशन के बाद कैंसिल नहीं हो सकता, यानी कि वंस पब्लिश्ड इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। वंस पब्लिश्ड इट कैन नॉट बी इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। किसी भी जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो एक बार प्रकाशन के बाद दोबारा उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हमने देखा कि आईसीजेडएन और आईसीबीएन के नियम क्या होते हैं, यानी कि ये आयोग का गठन किया गया उसके नियम क्या होते हैं। तो एक बार इसे देख लेते हैं। जीवों के नामकरण के लिए, यानी कि जीवों के वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिकों ने एक आयोग का गठन किया।
इस आयोग का गठन 1898 में यानी कि 1898 में हुआ था और इसे पूरी तरह से 1901 में स्वीकार कर लिया गया यानी एक्सेप्ट कर लिया गया। इसका पब्लिकेशन 1904 में हुआ यानी कि 1904 में हुआ और जो इसका मॉडर्न वर्जन है यानी कि आधुनिक संस्करण है वो 1964 में इसका प्रकाशन हुआ। यानी कि इसे मॉडर्न वर्जन को 1964 में प्रकाशित किया गया, इसका पब्लिकेशन हुआ। उसके बाद जो ये आयोग बनाया गया, कोई भी कमीशन होता है वो एक्सेप्ट होने के बाद कानून बन जाता है। तो इस नियम में एक प्रियम्बल है, मीन्स ये कि एक प्रस्तावना है, उसी को भूमिका कहते हैं और 86 सेक्शन है यानी कि उसमें 86 धाराएं हैं और 5 अपेंडिक्स हैं यानी कि 5 परिशेषिकाएं हैं और एक वोकैबुलरी है यानी कि एक उसमें शब्दावली है। और यदि इस कानून के नियमों के बारे में जाने तो नियमों में से ये कुछ मेन नियम है। तो अकॉर्डिंग टू आईसीजेडएन यानी कि आईसीजेडएन के अनुसार कोई भी साइंटिफिक नेम होता है वो हमेशा लैटिन नेम में होना चाहिए यानी कि लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम हमेशा लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए और जब भी किसी जीव का साइंटिफिक नेम हम लिख रहे हों और जब भी हम किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिख रहे हों तो यदि उसका वैज्ञानिक नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में है तो उसका फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम होना चाहिए यानी कि फर्स्ट नेम जीनस का होना चाहिए और सेकंड नेम स्पेसिफिक होना चाहिए यानी कि सेकंड नेम स्पीशीज का होना चाहिए। और यदि जीव का वैज्ञानिक नाम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग रखा गया है तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में उस जीव के वैज्ञानिक नाम में फर्स्ट नाम जीनस का होना चाहिए, सेकंड नेम स्पीशीज का होना चाहिए और थर्ड नेम सब स्पीशीज का होना चाहिए। यानी कि पहला नाम वंश का होना चाहिए, दूसरा नाम जाति का होना चाहिए और तीसरा नाम यानी कि लास्ट नेम उपजाति का होना चाहिए। और जब भी कोई वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा यानी कि जब भी कोई साइंटिफिक नेम लिखा जाएगा तो उसका जेनेरिक नेम यानी कि जीनस के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा और सब स्पीशीज का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल रहेगा। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, कोई भी साइंटिफिक नेम होगा तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले जीनस रखा जाएगा, उसके बाद स्पीशीज रखी जाएगी और सबसे बाद में सब स्पीशीज रखी जाएगी। जो जीनस का फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखा जाएगा, जो स्पीशीज का फर्स्ट लेटर है उसे स्मॉल रखा जाएगा और सब स्पीशीज का फर्स्ट लेटर भी स्मॉल रखा जाएगा। और जब भी किसी जीव का वैज्ञानिक नाम प्रिंट किया जाए यानी कि किताबों में छापा जाए तो वो हमेशा इटैलिक होना चाहिए यानी कि तिरछे अक्षरों में छापा जाना चाहिए। और जब भी हम कोई वैज्ञानिक नाम अपने हाथों से लिख रहे हो यानी कि जब भी हम कोई वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो इटैलिक हम नहीं लिख सकते। जल्दी-जल्दी राइटिंग में इटैलिक अक्षर हम नहीं बना सकते। इसलिए वैज्ञानिक नाम को हमेशा अंडरलाइन कर दिया जाता है और ये अंडरलाइन करते समय हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि वो अंडरलाइन एक ही लाइन में पूरा कंप्लीट ना हो। जीनस को अलग अंडरलाइन करते हैं, स्पीशीज को अलग-अलग अंडरलाइन करते हैं और सब स्पीशीज को अलग से अंडरलाइन करते हैं। और इसका जो अगला नियम है वो ये कहता है कि यदि कोई एनिमल या फिर प्लांट है तो उनकी डिस्कवरी के बाद उनका जेनेरिक नेम सेम हो सकता है कि वो सेम हो, पर ये हमेशा कम से कम होना चाहिए। यानी कि कभी-कभी वो सेम हो सकता है, पर ये हमेशा मिनिमम कंडीशन में होना चाहिए, बहुत कम करना चाहिए ऐसा। और इस कमीशन के अगले नियम के अनुसार किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम तभी वैलिड है जब वो 1758 के बाद में प्रकाशित हुआ हो, यानी कि 1758 के बाद में वो प्रकाशित हुआ हो। जितने भी साइंटिफिक नेम का पब्लिकेशन 1758 के पहले हुआ है वो इस समय इनवैलिड है यानी कि अमान्य है। उन्हीं वैज्ञानिक नामों को मान्यता प्राप्त है जिनका पब्लिकेशन 1758 के बाद में हुआ है। तो इस कमीशन का अगला नियम कहता है कि यदि किसी जीव के वैज्ञानिक नाम को प्रकाशित कराना है तो जिस भी जीव का वैज्ञानिक नाम प्रकाशित कराना है तो उस जीव के पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए और वह सभी डॉक्यूमेंट उस वैज्ञानिक के द्वारा अपने हाथों से लिखा होना चाहिए। उस जीव के पूरे वर्गीकरण को लिखा होना चाहिए, उसके लक्षणों को लिखा होना चाहिए और उसके साइंटिफिक नेम को लिखा होना चाहिए। और इस तरीके से उस साइंटिस्ट के द्वारा हैंड रिटन डॉक्यूमेंट इस कमीशन में प्रकाशित होता है यानी कि आईसीजेडएन में उसका पब्लिकेशन होता है। यदि कोई प्लांट का नाम है तो वो आईसीबीएन में उसका पब्लिकेशन होगा। तो इस तरीके से किसी भी जीव के साइंटिफिक नेम का पब्लिकेशन होता है और जब भी ये साइंटिफिक नेम पब्लिश्ड हो जाता है यानी कि इसका प्रकाशन हो चुका होता है तो उसके बाद ये कैंसिल नहीं होता। उस जीव का वैज्ञानिक नाम वही चलता रहेगा, ये कभी कैंसिल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमने देखा कि आईसीजेडएन और आईसीबीएन क्या होता है और इसमें कौन-कौन से नियमों को रखा गया है, कौन-कौन से कानूनों को रखा गया है।
तो इसमें हमने देखा कि आईसीजेडएन और आईसीबीएन एक प्रकार के आयोग हैं, एक प्रकार के कमीशन हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जीवों का वर्गीकरण किस तरीके से होगा, यानी कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, और उन जीवों का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से होगा। मीन्स ये कि उन जीवों का नामकरण किस तरीके से होगा। अब आगे की वीडियो में हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि जीवों के क्लासिफिकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी और क्लासिफिकेशन होता क्या है और किस तरीके से जीवों का क्लासिफिकेशन किया जाता है।